वेलकम टू विंटर क्लासेस। और आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10वीं का विषय भूगोल पाठ छठा जनसंख्या। स्टूडेंट्स के पहले भी 5 पार्ट के मैंने वीडियो लेक्चर बना के रखे हुए हैं। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा हुआ है तो उन वीडियो को देखने के लिए आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या तो आप प्लेलिस्ट में भूगोल नाम की प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो आज की वीडियो लेक्चर में बात करने वाले स्टूडेंट्स भारत और ब्राजील की जनसंख्या के बारे में और जनसंख्या की संरचना। जनसंख्या की संरचना में क्या देख सकते हैं हम लोग, लिंग अनुपात क्या होता है, आयु लिंग पिरामिड क्या होते हैं, जनसंख्या की वृद्धि किसे कहा जाता है, औसत जीवन प्रत्यक्षता किसे कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे भारत और ब्राजील की जनसंख्या की विभिन्न विशेषताओं का हम लोग तुलनात्मक अध्ययन करने वाले। भारत और ब्राजील की जनसंख्या के अलग अलग विशेषताओं के हम लोग तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तुलनात्मक अध्ययन मतलब हम लोग एक तरफ भारत को लेंगे और दूसरी तरफ ब्राजील को लेंगे, और भारत और ब्राजील का क्या करेंगे हम लोग तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप सबको मालूम होना चाहिए कि जनसंख्या जो होती है वह किसी भी प्रदेश का एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में जाना जाता है। अगर किसी भी देश की तरक्की और विकास करना है, किसी का सामाजिक विकास या आर्थिक विकास करना है, तो उसके अंदर जनसंख्या जो होती है वो सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। ठीक है, अगर किसी देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है लेकिन उस तरह से पढ़ी लिखी भी है, ठीक है ना, उतनी गुणवत्ता वाली जनसंख्या है, तो वह देश तरक्की ज़्यादा करेगा। लेकिन अगर कोई देश है जिसकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है लेकिन उस जनसंख्या की गुणवत्ता नहीं है, मतलब उसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, युवा वर्ग नहीं है, पढ़े लिखे लोग नहीं है, एजुकेटेड लोग नहीं है, तो वहाँ की तरक्की में क्या होगी, बाधा उत्पन्न हो सकती है। समझ में आ रहा है? तो चलिए पढ़ के समझ लेते हैं हम लोग आज। किसी भी देश के लिए जनसंख्या महत्वपूर्ण संसाधन होता है, ये बात सबसे जरूरी है। किसी भी देश के लिए अगर आप लोग देखा जाए तो जनसंख्या महत्वपूर्ण संसाधन होता है। किसी देश की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति हेतु जनसंख्या इसकी गुणवत्ता महत्वपूर्ण कारक होते हैं। अगर किसी देश का आर्थिक और सामाजिक विकास करना है तो जनसंख्या उसके लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। चलिए भारत और ब्राजील की जनसंख्या का अध्ययन करते हैं। तो हम लोग इस पाठ में भारत और ब्राजील की जनसंख्या का अध्ययन करने वाले अलग अलग विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हम लोग भारत की जनसंख्या का अध्ययन करेंगे कि भारत में जनसंख्या का वितरण किस प्रकार हुआ है और कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो भारत में जनसंख्या का वितरण करने पर क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं। कौन से भारत में ऐसे इलाके जहां पर जनसंख्या कम है और कौन से भारत में ऐसे इलाके जहां पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और कौन सा ऐसा इलाका जहां पर जनसंख्या बहुत माध्यम है, और उनका कारण क्या है कि वहां पर जनसंख्या अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा होने का कारण क्या है, अगर जनसंख्या वहां पर कम है तो कम होने का क्या कारण है। ठीक है ना, इन सभी चीज़ों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ भारत का मैप देख सकते हो। यदि आप लोग देखोगे बिंदु पद्धति है और इस समघन पद्धति के रूप में भारत के मानचित्रों को दर्शाया गया है। बिंदु पद्धति में और समघन पद्धति में कक्षा 9वीं में आपने इस पद्धति को पढ़ा होगा। ठीक है स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जहाँ पर ये जो बिंदु है वो ज़्यादा गाढ़ा कलर का दिखेगा, मतलब वहाँ पर जनसंख्या क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो यदि भारत में देखा जाए तो उत्तर भारतीय मैदान जो है, जैसे दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है ना, झारखंड हो गया, ये कुछ इलाके जहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। और साथ ही साथ जो नीचे की जनसंख्या आप लोगों को दिख रही है, आप लोग ध्यान से देखोगे समझ में आएगा आप लोगों को। तो यहाँ पर जनसंख्या कहाँ पर, एक केरल है यहाँ पर और यहाँ पर आपको तमिलनाडु मिलेगा। तो यहाँ की भी जनसंख्या क्या है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। आप पूरी वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक देखिएगा, आपको उन सभी के कारण भी समझ में आ जाएंगे। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखा हुआ पहला क्वेश्चन, कौन से प्रदेश में जनसंख्या घनत्व अधिक है। मतलब आपको ये मानचित्र देखना है और ये मानचित्र देखकर आपको बताना है कि भारत में कौन सा ऐसा प्रदेश है जहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आपका पंजाब, उसके नीचे आपका आ जाता है उत्तर प्रदेश, और उसके बाजू में आ गया बिहार, और उसके नीचे आ गया आपका पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये याद रखेंगे 4 राज्य के नाम, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर उपजाऊ भूमि पाई जाती है और साथ ही साथ वहाँ पर गंगा नदी बहती है। ठीक है, और गंगा नदी बहने की वजह से वहाँ पर सिंचाई व्यवस्था बहुत ज़्यादा उपलब्ध है। अब सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध मतलब खेती के जितने भी व्यवसाय हैं वहाँ पर बड़ी मात्रा में उपलब्ध होंगे, जिसकी वजह से उपजाऊ जमीन होने की वजह से, अच्छा वातावरण होने की वजह से, गंगा का मैदानी प्रदेश होने के लिए, सिंचाई की सुविधा होने की वजह से वहाँ पर बड़ी मात्रा में जनसंख्या क्या हुई है, एकत्रित हुई है। यहाँ तक समझा है कि स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न हमारे सामने है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन से। मतलब आपको उन राज्यों के नाम लिखने हैं जिनमें जनसंख्या बहुत कम है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आपका क्या आ जाता है, जम्मू और कश्मीर। यहाँ पर आपका देख सकते हो उत्तराखंड हो गया,
यहाँ पर उसके नीचे मिजोरम देख लो, ठीक है ना, 7 सिस्टर यहाँ पर आते हैं, मिजोरम हो गया, सिक्किम हो गया, ठीक है ना। ये कुछ राज्य मैंने बताए जहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है स्टूडेंट्स। इन बातों को आप ध्यान में रखिएगा। समझ में आ रहा है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, उपयुक्त मानचित्र का विचार कर भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विभाजित कर नीचे दी गई तालिका भरिए। मतलब अलग अलग यहाँ पर पैमाने दी गई हैं, उन पैमानों के आधार पर हमको बताना है कि वह जनसंख्या कौन से राज्य और कौन से केंद्र शासित प्रदेश में आती होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब पहला क्या हमारा 100 से कम, मतलब 100 से कम जनसंख्या, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में 100 से कम जनसंख्या कितने लोग हैं, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में 100 से कम लोग कौन कौन से राज्य में रहते हैं। तो मानचित्र को देखकर समझने का प्रयास करते हैं। 100 से कम मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में कम से कम 100 व्यक्ति रहने चाहिए। कितने व्यक्ति? 100। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल स्टूडेंट्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा? मिजोरम। दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये है मिजोरम। क्या है? मिजोरम। आप यहाँ पर भी देख सकते हो, दोनों मानचित्र में कोई भी मानचित्र आप देखो, मिजोरम देख लो, अरुणाचल प्रदेश देख लो, मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, और तीसरा राज्य हो जाएगा सिक्किम। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? सिक्किम, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, ये उठा हुआ भाग जो है ये सिक्किम है। ये 3 राज्य जो है यहाँ पर जनसंख्या 100 व्यक्ति से कम हो है, या 100 व्यक्ति है 1 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 101 से 250। अभी आपको देखना है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में 101 से लेकर 250 लोग रहने वाले राज्यों के नाम। चलिए मैप में देखते हैं। 101 से लेकर 250, तो 101 से लेकर 250 के लिए आपको किस तरह का रंग देखना है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो 101 से लेकर 250 दिख सकते हो आप लोग। यहाँ पर देखो दूसरा वाला बॉक्स, तो इस तरह का आपको बॉक्स देखना है। तो इस तरह का बॉक्स आपको दिखेगा, ये कहाँ पर? छत्तीसगढ़, ठीक है, जम्मू और कश्मीर आप बोल सकते हो। और 101 से लेकर 250 देखना है स्टूडेंट्स, 101 से लेकर 250। और हिमाचल प्रदेश देख लीजिए, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आप बोल सकते हो, मेघालय आप बोल सकते हो। मेघालय कहाँ पर? आगे देखो यहाँ पर मेघालय है, ठीक है। मणिपुर, इसके बाद आप लोग देख लीजिए मणिपुर यहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद आप लोग देख सकते हो नागालैंड। ये कुछ ऐसे राज्य थे जहां पर जनसंख्या जो है वह 101 से लेकर 250 तक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 251 से लेकर 500, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहने चाहिए? 251 से लेकर 500 लोग। 1 वर्ग किलोमीटर में 251 से लेकर 500 लोग कहां पर आ जाता है? जैसे किस तरह का कलर बॉक्स देखना आपको, 251 से लेकर 500 का बॉक्स देखो, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। आप रंग देखकर बता सकते हो, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया, हैदराबाद हो गया, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, ठीक है, असम। ये जो मैंने राज्य के नाम बताए, यहाँ पर जनसंख्या आपको कितनी मिल सकती है स्टूडेंट्स? यहाँ की जनसंख्या रहेगी 251 से लेकर 500 तक, ठीक है। और आखिरी जो पूछा गया है वो 500 से अधिक। आखिरी क्या पूछा गया है? 500 से अधिक। 500 से अधिक मतलब जहां पर 1 वर्ग किलोमीटर में कम से कम 500 लोग रहते होंगे। तो उसके लिए आप बोल सकते हो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल, ठीक है ना। ये कुछ इलाके हैं जहां पर आप बता सकते हो कि जनसंख्या जो है 1 वर्ग किलोमीटर में कम से कम 500 लोग रहते हैं, ठीक है। इसका अलग अलग मैंने कारण बताया हुआ है, वहां पर पाए जाने वाली उपजाऊ भूमि, वहां पर सिंचाई की उपलब्धता आदि कारणों की वजह से, ये कुछ कारण है जिनकी वजह से वहां पर जनसंख्या सघन पाई जाती है। आगे देखते हैं। देख सकते हो प्राकृतिक संरचना जलवायु की जनसंख्या वितरण से सहसंबंध बताइए। मतलब प्राकृतिक संरचना का जलवायु से, जलवायु का, प्राकृतिक संरचना और जलवायु का जनसंख्या से क्या संबंध है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो प्राकृतिक संरचना और जलवायु की जहां पर अच्छा रहेगा वहां पर जनसंख्या बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है ना। अब अगर हम लोग भारत में बात करें, हिमालय में, कहाँ की बात करें? हिमालय, वहां पर ऊंचाई बहुत ज्यादा है। तो आप सबको मालूम है ज्यादा ऊंचाई पर लोग रहते नहीं है, मतलब हिमालय पर जो जनसंख्या रहेगी वो बहुत विरल रहेगी। और अति ठंड वाला इलाका जैसे आप बोल सकते हो मिजोरम बोल सकते हो, ठीक है ना। ऐसे इलाके जैसे हो गया राजस्थान का रेगिस्तान, यहाँ पर जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ प्राकृतिक संरचना और जलवायु, इनका जनसंख्या से किस प्रकार से संबंध है, ठीक है ना।
इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में आप लोगों को मालूम है वर्षा की मात्रा बहुत ज़्यादा कम होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर जनसंख्या बहुत कम है। ठीक है, अगर इसके विपरीत दूसरी बात करें कि जनसंख्या कहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है, तो स्टूडेंट जो भारत का पूर्वी और पश्चिमी घाट है, ठीक है ना, यहाँ पर वर्षा की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। मैं ये डायग्राम जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप समझ में आ रहे हो, भारत का निचला हिस्सा, ठीक है ना, ये भारत का निचला हिस्सा है। ऊपर जाओगे तो मुझे डायग्राम नहीं बना पा रहा हूँ सही से, लेकिन ये जो पश्चिमी और पूर्वी इलाका है यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होने की वजह से केरल और तमिलनाडु, आपने दो राज्य नीचे देखे थे, केरल और तमिलनाडु कि यहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, और साथ ही साथ जो बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, सही है, और इसके बाद मैंने बताया था पश्चिम बंगाल, यहाँ पर गंगा नदी बहती है, जिसकी वजह से वहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वहाँ पर जनसंख्या बहुत घनी पाई जाती है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे, भौगोलिक स्पष्टीकरण। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो भी हम लोग जानकारी देखने वाले हैं वह जनगणना 2011 के अनुसार, जितनी भी जानकारियाँ हैं वो जनगणना 2011 के अनुसार दी गई है, तो उसके ऊपर ही फोकस करेंगे। लेकिन आज की जो बात है वो आज की चीज़ें यहाँ पर किताब में लिखी नहीं गई है। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या वर्ष 2011 में 121 करोड़ थी। जब 2011 में जनगणना की गई थी तो भारत की जो जनसंख्या थी वो कितनी थी, 121 करोड़। ठीक है, भारत में जो जनगणना होती है स्टूडेंट्स वह हर 10 साल में होती है, 10 साल की शुरुआत में होती है, मतलब जो दशक शुरुआत होता है उस दशक की शुरुआत में जनगणना का किया जाता है। जैसे अभी दशक कब शुरू होगा, 2021 से 2030, तो आप समझ में आ गया होगा कि अब जनगणना कब होने वाली, 2021 में होगी। दशक के शुरुआत में जनगणना की जाती है, और 2021 की जनगणना के हिसाब से भारत की जो जनसंख्या है वह 121 करोड़ थी। ठीक है ना, अभी अगर देखा जाए तो भारत की जनसंख्या जो है वह 130 और 135 करोड़ के आसपास आती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा कि भारत की जनसंख्या अभी कितनी है, अभी मतलब 2020 में अभी भारत की जनसंख्या कितनी है, ये मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दोगे। इंटरनेट का उपयोग करोगे तो जानकारी आपको मिल जाएगी। जनसंख्या के अनुसार भारत विश्व में दूसरा स्थान है, तो पहले स्थान पर तो सबको मालूम है चाइना है। चाइना भारत पूरे विश्व में जनसंख्या के मामले में सबसे पहला है, और भारत दूसरे नंबर पे आता है, और दोनों एशिया महाद्वीप के ही देश है, और एशिया महाद्वीप के दो संपन्न देश दोनों हैं। भारत में विश्व की कुल क्षेत्रफल में 2.41% क्षेत्र है, मतलब अगर पूरे विश्व में 100% क्षेत्र है तो उसमें से 2.41% इलाका किसका है, भारत का है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। मतलब भारत की जो जमीन है पूरे विश्व में 2.41% है, किंतु विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5 हिस्सा भारत में है। मतलब अगर बात करें पूरे विश्व में अगर 100 लोग रहते हैं तो उसमें से 17, कम से कम 17 लोग किसके रहेंगे, भारतीय रहेंगे। 17 या 18 आप बोल सकते हैं, 17.5 बोला गया है। तो यही बोला गया है कि पूरे विश्व में जो जनसंख्या है उसमें 17% मतलब 17.5% योगदान किसका है, भारत का है। मान लीजिए पूरे विश्व में 100 लोग हैं तो उसमें 17 लोग क्या रहेंगे, भारतीय रहेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या औसतन 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मतलब जब 2011 में जब जनगणना की गई थी तो उस जनगणना के हिसाब से बताया गया कि एक वर्ग किलोमीटर में कम से कम औसतन 382 लोग रहते हैं भारत में। ठीक है, ये सारी चीज़ों को याद रखिएगा, आगे समझ में आएगा। भारत में जनसंख्या का वितरण असमान है, सही बात है। कहीं पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है तो कहीं जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। जैसे अगर उत्तर भारतीय मैदान देख लें और पश्चिमी और पूर्वी घाट देख लें तो यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर वही हम लोग जम्मू कश्मीर की बात करें, राजस्थान के रेगिस्तान की बात करें, अरुणाचल प्रदेश की बात करें, मिजोरम की बात करें तो यहाँ पर जनसंख्या बहुत कम है। अगर वहाँ पर हम लोग महाराष्ट्र की बात किया जाए, मध्य प्रदेश की बात किया जाए, छत्तीसगढ़ की बात किया जाए, गुजरात, यहाँ पर जनसंख्या मध्यम है। ठीक है ना, तो मतलब भारत में जो जनसंख्या का वितरण है वो असमान है, कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर कम है। प्राकृतिक संरचना, जलवायु एवं सुविधाओं की उपलब्धता का परिणाम जनसंख्या वितरण पर होता है। सही बात है, जनसंख्या का वितरण दर्शाता है, क्या दर्शाता है कि वहाँ की संरचना और वहाँ की जलवायु किस तरह से। अगर वहाँ की संरचना और वहाँ की जलवायु बहुत अच्छी है तो मतलब वहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती होगी, या कि वहाँ की जनसंख्या जो है अगर कम है मतलब वहाँ की जलवायु और जो संरचना है वह सही नहीं है। अब
क्या क्या कारण हो सकते हैं जनसंख्या ज्यादा होने के? उपजाऊ जमीन, मैदानी प्रदेश, पानी की उपलब्धता के कारण अनेक शताब्दियों से इन भागों में मानवीय बस्ती बसे हुए हैं। लोग वहां पर क्यों रहेंगे? क्योंकि वहां पर उपजाऊ जमीन रहेगा तो खेती कर सकते हैं लोग, मैदानी प्रदेश रहेगा, पानी की उपलब्धता, इन सभी कारणों की वजह से लोग वहां पर क्या होते हैं, बस जाते हैं। कृषि व उद्योग के कारण कुछ भागों में जनसंख्या का विकेंद्रीकरण बड़े पैमाने पर हो गया। कृषि के लिए बोल दें, या तो दूसरा तरीका किसका बोल सकते हैं हम लोग, उद्योग। जैसे बहुत सारे अलग अलग शहर हैं, जैसे हम लोग बात करें शहरों में जो उद्योग स्थापित किए गए, दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, पुणे, ये कुछ ऐसे शहर थे जहां पर उद्योगों का बहुत ज़्यादा निर्माण किया गया, जिसकी वजह से लोग गांव छोड़कर यहाँ पर आते हैं नौकरी के लिए। ठीक है, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु आदि। इसके विपरीत पहाड़ी और पर्वतीय प्रदेशों में शुष्क रेगिस्तान, शुष्क मतलब सूखा रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में, घने जंगलों में दुर्गमता के कारण, अगर हम लोग बात करें जनसंख्या कहां पर कम पाई जाती है, तो आप बोल सकते हो पहाड़ी पर्वतीय प्रदेश, शुष्क रेगिस्तान, और जहां पर घने जंगल पाए जाते हैं वहां पर जनसंख्या क्या होती है, बहुत कम होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक समझ में आएगा आप लोग को? अब ऐसे प्रदेशों में जनसंख्या का वितरण विरल पाया जाता है, मतलब ऐसे प्रदेशों में जनसंख्या क्या होती है, बहुत विरल होती है, मतलब जनसंख्या बहुत कम होती है। सघन और विरल का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। सघन मतलब बहुत ज्यादा, विरल मतलब बहुत कम। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक समझ में आ गया क्या? तो ये था भारत की जनसंख्या के बारे में, कि भारत में जनसंख्या कहां पर कितनी पाई जाती है और वहां पर जनसंख्या सघन और विरल होने का कारण क्या है। और ये भी हमने समझ लिया कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी, जिसमें 17.5% भारत का योगदान है पूरे विश्व के अंदर। और 2011 के अनुसार जो औसतन घनत्व है, ठीक है, प्रति व्यक्ति, वह 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक समझ में आ गया कि आप लोगों को? चलिए अब देख लेते हैं कि ब्राजील की जनसंख्या के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, शब्द हमको देखना है ब्राजील की जनसंख्या के बारे में। यहां पर उसी तरह जैसे भारत में एक बिंदु पद्धति के रूप में दिया था, दूसरा समगन पद्धति के रूप में दिया था, उसी तरह यहां पर भी बिंदु पद्धति और समगन पद्धति में दोनों मैप दिया गया। आपको जो अच्छे समझ में आए उसको आप लोग समझ सकते हो। स्टूडेंट्स, यहां पर देख सकते हो ब्राजील है, और ब्राजील के बारे में यदि आपको नॉलेज होगा तो यहाँ पर ये क्या है, गुयेना उच्च भूमि है, और ये क्या है, ब्राजील उच्च भूमि है। ब्राजील को दो उच्च भूमियों में बांटा गया है, एक गुयेना उच्च भूमि और दूसरा ब्राजील उच्च भूमि। चूंकि यहाँ पर अमेजन नदी का मैदान है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा जंगल है और यहाँ पर दुर्गम स्थान है, यहाँ पर लोग रहते नहीं है। वही लोग रहते हैं जो आदिवासी लोग रहते हैं ना, जो झोपड़े बना के रहते हैं, ठीक है ना, जो कुटुंब बना के रहते छोटे छोटे, वही लोग यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर जनसंख्या बहुत विरल पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर अमेजन नदी का मैदान है, बहुत बड़ी नदी है, पूरे विश्व की दूसरे नंबर पर आती है नदियों में, सबसे लंबी नदियों में। ठीक है, और पानी की, अगर पानी की तुलना की जाए तो सबसे ज़्यादा पानी को वहन करने वाली नदी अमेजन नदी है। ठीक है स्टूडेंट्स, और देख लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जनसंख्या बहुत कम रहेगी। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर एक राज्य आता है माटो ग्रासो। ये कौन सा राज्य स्टूडेंट्स? माटो ग्रासो है। तो माटो ग्रासो में आपको पाया जाएगा पेंटानल। पेंटानल दलदली इलाका है, जिसकी वजह से वहाँ पर जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर अमेजोनस और हम लोग बोलते हैं पारा हो गया, अमापा हो गया, ये कुछ राज्य हैं। यहाँ पर अलग अलग राज्य देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इन राज्यों में जनसंख्या जो है बहुत कम पाई जाती है। और अगर हम लोग बात करें ये वाला इलाका, ये जो मैं बॉर्डर बना रहा हूँ, ये जो इलाका है ये तटीय प्रदेश है। ठीक है ना, उत्तर पूर्वी तटीय प्रदेश, उत्तर दक्षिण पूर्वी प्रदेश। ठीक है ना, ये जो तटीय प्रदेश है यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा की मात्रा बहुत अच्छी होती है, यहाँ पर उपजाऊ जमीन है। और यहाँ पर एक मेन कारण यहाँ पर है कि सायो फ्रांसिस्को नदी भी है, और ब्राजीलिया जो है वो ब्राजील की राजधानी, यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा एकत्रित हुई है, और रोजगार के अवसर यहाँ पर ज़्यादा उपलब्ध होने की वजह से यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा एकत्रित हो चुका है। तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये जो राज्य है, ये जो राज्य आपको दिख रहा है, इस राज्य का नाम है रियो डी जेनेरो। ये रियो डी जेनेरो में जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है। ब्राजील में सबसे अधिक जनसंख्या अगर किसी ने पूछा तो आप उसका जवाब देखो रियो डी जेनेरो। और ये जो राज्य है वो सायो पाउलो। क्या राज्य है? सायो पाउलो। ये दो राज्य जो है यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, इनके नाम याद रखिए, स्टूडेंट्स पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, रियो ग्रांडो डो सुल ये राज्य यहाँ पर है। और यहाँ पर अगर राज्य देख रहे हो, पराना हो गया, सांता कटरीना हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर कुछ राज्य हैं जो सियाया हो गया, रियो ग्रांडे डू नाटो हो गया, पराइबा हो गया, ठीक है ना, सेगिम्प हो गया, अलागोसा हो गया। ये कुछ राज्य हैं जो यहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका जनसंख्या का अगर मैं कारण बताऊं कि
क्या कारण है जनसंख्या का बिखरा होना? ठीक है, इसका कारण यह हो सकता है कि अमेजन नदी घाटी में बहुत अधिक मात्रा में क्या होती है, वर्षा होती है, घने वन है, दुर्गम प्रदेश है। ठीक है, आदि कारणों की वजह से यहाँ पर जनसंख्या बहुत विरल पाई जाती है। ठीक है, और ब्राजील के जो बहिया राज्य आपको दिख रहा होगा, कहाँ पर बहिया राज्य? तो बहिया राज्य यहाँ पर है। ठीक है, देखो यहाँ पर ये बाहिया राज्य है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर वृष्टि छाया का प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर आपको देखोगे विशाल कगार आ जाता है। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने बताया हुआ है, यहाँ पर विशाल कगार आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर वृष्टि छाया का प्रदेश निर्माण, तो मतलब यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। जब स्टूडेंट्स बारिश बहुत कम रहेगी तो सिंचाई के लिए अर्थात वहाँ पीने की पानी की उपलब्धता कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वहाँ पर जनसंख्या का वितरण क्या है, विरल है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें ब्राजील उच्च भूमि के मध्य में वर्षा की मात्रा मध्यम प्रकार की होती है और यहाँ पर जलवायु बहुत अनुकूल है, किसके लिए, जनसंख्या के लिए। ठीक है, और रियो डी जेनेरो और साओ फ्रांसिस्को के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि यहाँ पर जनसंख्या जो है वह बहुत ज़्यादा है। रियो डी जेनेरो, साओ पाउलो, यहाँ पर जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि यहाँ का जो जलवायु है वो समशीतोष्ण है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गए स्टूडेंट्स? तो चलिए इसके नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों को पहले समझते हैं और बाद में वीडियो को स्टार्ट करते हैं आगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा है, किस भाग में जनसंख्या बड़े पैमाने पर केंद्रित हुई दिखाई देती है? तो इसका सबसे अच्छा आंसर मैंने अभी बताया आप लोगों को कि जो पूर्वी तट है स्टूडेंट्स, ये पूर्वी तट है, ये जो नीचे दिख रहा है ये पूर्वी तट है। ये पूर्वी इलाका बोलते हैं, इसको पश्चिमी इलाका बोलते हैं, इसको उत्तरी इलाका बोलते हैं, इसको दक्षिणी और इसको पूर्वी। ठीक है ना, मैप के अनुसार। ठीक है ना, अब यहाँ पर पूर्वी जो भाग है, यहाँ पर जो पूर्वी इलाका आपको दिख रहा है, यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज्यादा है और उसमें भी अगर बात करें रियो डी जेनेरो और साओ पाउलो, ये दो राज्य जहाँ पर जनसंख्या बहुत अधिक पाई जाती है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, किस भाग में जनसंख्या अत्यंत कम है? तो अगर हम लोग बात करें उत्तर की तरफ जो अमेजन नदी का मैदान है, अमेजन नदी की जो घाटी है, वहां पर जनसंख्या बहुत विरल पाई जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक समझ में आ गया क्या? अब आगे क्वेश्चन है, अभी तक किए गए ब्राजील देश के अध्ययन के आधार पर जनसंख्या के असमान वितरण होने के कौन कौन से कारक कारणीभूत होंगे, इस पर एक टिप्पणी लिखिए। तो इसके पहले मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि जनसंख्या जो असमान वितरण हुआ है ब्राजील में, उसके अलग अलग कारण हैं, जैसे अमेजन नदी की घाटी हो गई, पूर्वी घाट हो गया। ठीक है ना, ये कुछ कारण है जिनकी वजह से जनसंख्या का वितरण क्या है वहां पर असमान है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अब अगला प्रश्न पूछा गया हमसे, उपयुक्त मानचित्र वितरण दिखाने हेतु कौन सी पद्धति का उपयोग किया गया है? तो उपयुक्त मानचित्र को दर्शाने के लिए, जनसंख्या को दर्शाने के लिए बिंदु पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो समघन पद्धति भी इस्तेमाल की गई है। ठीक है, अब आगे यहाँ से पढ़ के समझते हैं हम लोग कि ब्राजील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। ब्राजील जो है वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में आता है, आप सबको मालूम होना चाहिए। ब्राजील जो है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंदर आता है, जिसके अंदर सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश ब्राजील है। ठीक है, जनगणना 2010 के अनुसार लगभग 19 करोड़ जनसंख्या वाला ब्राजील विश्व में 5वें स्थान पर है। जब 2010 में जनगणना की गई थी ब्राजील में, तो उस समय ब्राजील में 19 करोड़ की जनसंख्या ब्राजील में थी, जो पूरे विश्व में 5वां स्थान है। जैसे भारत का पूरे विश्व में दूसरा स्थान है, उसी तरह ब्राजील का पूरे विश्व में 5वां स्थान है। यदि ब्राजील का दक्षिणी अमेरिका में देखा जाए तो दक्षिणी अमेरिका में पहला स्थान है। ठीक है ना, दक्षिण अमेरिका में वो पहला स्थान है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया क्या आप लोगों को? समझ में आ रहा है? चलिए अब आगे देखते हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भी देश विश्व में 5वें क्रमांक में आता है। जनसंख्या की दृष्टि से भी और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी ब्राजील जो है वह पूरे विश्व में 5वें क्रमांक में आता है देश में। ठीक है स्टूडेंट्स, और आपको याद होना चाहिए, जैसे मैंने बताया था कि भारत में जो जनसंख्या का जनगणना की जाती है वह दशक जब शुरू होता है तो स्टार्टिंग में की जाती है, लेकिन ब्राजील में जनगणना जो है वह दशक खत्म होने के बाद की जाती है। समझ आ रहा है? जैसे हम लोग कोई दशक शुरू हो रहा है 2021 से 2030, तो हम लोग 2021 में जनगणना कर लेंगे, लेकिन ब्राजील में क्या होता है, वो दशक जब पूरा हो जाएगा तब जनगणना की जाती है। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा, आप लोग को कभी कभी पूछा जा सकता है। पृथ्वी पर 5.6 भाग में ब्राजील व्याप्त है। जैसे हमने भारत का देखा था कि भारत का 2.41% भाग में क्या है, व्याप्त पूरे विश्व का। पूरे विश्व में जमीन अगर भारत की बात करें तो 2.41% है और ब्राजील जो है वो 5.6%। मतलब यहाँ कहने का मेरा मतलब है कि ब्राजील जो है भारत से बड़ा है क्षेत्रफल के मामले में, 5वें नंबर पे आता है। ठीक है, अब आगे, किंतु विश्व में केवल 2.78% जनसंख्या ही इस देश में रहती है। अगर पूरे विश्व जनसंख्या का प्रतिशत निकाला जाए तो 2.78, मतलब अगर 100 लोग हैं पूरे विश्व में तो उसमें से 2 या 3 लोग
ब्राजील के लोग रहेंगे। मेरी बातें समझ में आ रही, एग्जाम्पल समझ में आ रहा है। लेकिन मैंने भारत के बारे में बताया था कि 17, कितना बताया, 17.5 बताया था। ठीक है, अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, ब्राजील यहाँ पर जनसंख्या ही एक देश में रहती है, इसलिए इस देश की जनसंख्या घनत्व औसतन 23 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मतलब एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते होंगे, यहाँ पर 23 लोग रहते हैं। 1 किलोमीटर समझता है ना आप लोग को, तो एक वर्ग किलोमीटर में ब्राजील में 23 लोग रहते हैं 2010 की जनगणना के हिसाब से। और भारत की बात करें तो भारत में 382 लोग, बहुत ज्यादा फर्क है, 382 लोग रहते हैं एक वर्ग किलोमीटर में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे, ब्राजील में भी जनसंख्या वितरण असमान है। जैसे भारत में जनसंख्या का वितरण असमान है, उसी तरह ब्राजील में भी जनसंख्या का वितरण असमान है। अधिकांश जनसंख्या पूर्वी तट पर पाई जाती है। आप सभी को मालूम, पूर्वी तट, जहां पर 300 किलोमीटर की लंबी चौड़ी पट्टी, जो पूर्वी तट है वो 300 किलोमीटर की लंबी चौड़ी पट्टी है, जहां पर अधिकांश जनसंख्या पूर्वी तट पर ही पाई जाती है। उसके अंदर रियो डी जेनेरो और साओ पाउलो राज्य सबसे महत्वपूर्ण है। अब आगे देखते हैं, भूमि एवं संसाधनों की उपलब्धता के कारण कृषि के उद्योगों का इस भाग में विकास हुआ है। भूमि और संसाधनों की उपलब्धता, अब पूर्वी तट पर इतनी जनसंख्या क्यों आ गई, तो उसका कारण क्या है कि वहां पर कृषि के लिए जमीन उपलब्ध है और साथ ही साथ उद्योग मतलब मशीनें उपलब्ध है और बड़ी मात्रा में वहाँ पर खनिज पाए जाते हैं। यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन वहाँ पर बड़ी मात्रा में लौह खनिज, मैग्नीशियम, ये जो खनिजें होती है ये बड़ी मात्रा में पूर्वी तट पर पाए जाते हैं। परिणाम स्वरूप इस भाग में जनसंख्या का घनत्व अधिक है, जिसकी वजह से जनसंख्या का ज्यादा घनत्व ब्राजील में पूर्वी तट पर पाया जाता है। इसके विपरीत अमेजन घाटी में अधिकांश भाग में मानवीय बस्ती कम है, क्योंकि अमेजन जो घाटी है वहां पर अमेजन नदी है, दूसरी बात कि वहां पर क्या है, अमेजन जंगल है। ठीक है ना, वो जंगल की वजह से वहां पर कुछ ही लोग रहते हैं। ठीक है ना, प्रतिकूल जलवायु, अधिक वृष्टि, दुर्गमता एवं घने वन के कारण इन भागों में मानवीय बस्ती हेतु बाधाएं उत्पन्न होती है। वहाँ की जलवायु प्रतिकूल है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, लगभग 2000 मिमी वर्षा होती है अमेजन नदी के मैदान में। आपको मालूम होना चाहिए 2000 मिमी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है ना, अब आगे, तो दुर्गमता यानी घने वन के कारण यहाँ पर लोग रहते नहीं, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या का वितरण क्या है, बहुत विरल है। इसलिए जनसंख्या का वितरण अमेजन नदी घाटी में बहुत विरल पाई जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ब्राजील के मध्य एवं पश्चिमी भाग में जनसंख्या कम पाई जाती है। ब्राजील का जो मध्य इलाका है, मध्य इलाका जहाँ पर माटो ग्रासो बोल सकते हो आप लोग, पारा राज्य बोल सकते हो, यहाँ पर जनसंख्या मतलब कम है। और ब्राजील की उच्च भूमि जनसंख्या घनत्व मध्यम है। जो ब्राजील की उच्च भूमि है वहाँ पर जनसंख्या क्या है, बहुत मध्यम पाई जाती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप लोग को पूरी वीडियो समझ में आई होगी। नीचे कुछ और चीजें दी गई है, उसको भी समझ के करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाने की बात किया है, तो यदि आप लोग देखेंगे यहाँ पर एक व्यक्ति के लिए 80 व्यक्ति, मतलब एक व्यक्ति मतलब 80 व्यक्ति के बराबर, मतलब जितनी व्यक्ति रहेंगे उसके अंदर 80 से गुणा करना है। यदि आप लोग अ को गिनोगे, किसको गिनोगे, अ को गिनोगे तो आपको 16 व्यक्ति मिलेंगे। आप गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लोग हैं। अब 16 को क्या करना है, 80 से गुणा करना है। जब आप 16 को 80 से गुणा करोगे तो आपका आंसर आएगा, कितना आएगा आंसर, 1280। कितना आ जाएगा, 1280। मतलब यहाँ की जो जनसंख्या वो 1280 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते कितने लोग हैं, तो यहाँ पर अगर गिने तो यहाँ पर 23 मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 लोग हैं। अब 23 को यदि आप 80 से गुणा करते हो तो आपको मिलेगा 1840 लोग। तो जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ पर है, आ में, और जनसंख्या कम कहाँ पर है, अ में। तो ये क्या होगी, ये विरल संख्या का उदाहरण हो सकता है और ये सघन जनसंख्या का उदाहरण हो सकता है। अ और आ इस वर्ग में किमी, एक वर्ग किमी में वर्गों में जनसंख्या वितरण देखकर बताइए किस स्थान पर जनसंख्या घनत्व अधिक है। तो आ में जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने वीडियो में लेक्चर में समझा कि भारत की जो जनसंख्या है उसका वितरण हमने समझा कि कौन कौन से ऐसे घटक है जो भारत की जनसंख्या पर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ शहरों के नाम बताए जहां पर जनसंख्या बहुत ज्यादा केंद्रित हो चुकी है। उसके बाद हमने ब्राजील के बारे में बात किया कि 2010 की जनगणना के हिसाब से ब्राजील में 19 करोड़ जनसंख्या थी, और अगर 2011 की जनगणना करें भारत में तो उस समय 121 करोड़ थी। ठीक है, पूरे विश्व में जनसंख्या के हिसाब से ब्राजील जो है 5वें नंबर पे और भारत जो है दूसरे नंबर पे। इस तरह से हमने वर्गीकरण किया और हमने यह भी देखा कि ब्राजील में जनसंख्या विरल कहाँ पाई जाती है और ब्राजील में जनसंख्या कम कहाँ है, ब्राजील में जनसंख्या मध्यम कहाँ है। इस तरह से हमने इस वीडियो को लेक्चर को पूरा समझा है।
तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आप लोग पूरी वीडियो लेक्चर पसंद आई होगी। यदि वीडियो स्टूडेंट्स आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और सबसे अच्छी वीडियोज़ आपको इसी चैनल पर मिल सकती है। तो यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो स्टूडेंट्स बेल आइकन को प्रेस करके सिर्फ ऑल कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप सारी वीडियो देख सकें। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।